अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर और मैं आपको अपने डिजिटल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे खालिस्तान की। खालिस्तान जो भारत में बसने वाले सिखों की अलग वतन की डिमांड है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि खालिस्तान कैसे पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों भारत के बसने वाले सिख जो हैं वो एक अलग वतन की डिमांड कर रहे हैं। नाज़रीन, हिंदू मेंटालिटी के बारे में एक बात मशहूर है, बगल में छुरी मुंह में राम राम। 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हो रही थी तो हिंदुओं ने सिखों के साथ बहुत सारे वादे किए थे और उनको सुनहरे ख्वाब दिखाए थे ताकि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक ना करें, और ऐसा ही हुआ। सिखों ने फैसला किया कि वो भारत के साथ इल्हाक करेंगे और पंजाब के दो हिस्से हो गए। पार्टीशन के फौरन बाद ही सिखों को ये महसूस होना शुरू हो गया कि जो भी वादे उनके साथ किए गए हैं वो वफा नहीं होंगे। इसलिए पंजाबी सुबह मूवमेंट के नाम से एक तहरीक का आगाज़ होता है जिसकी डिमांड होती है कि पंजाबी स्पीकिंग स्टेट एक अलग से क्रिएट की जाए। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में यह बयान दिया था कि किसी भी किस्म की ऐसी तहरीक को कुचल दिया जाएगा। बहरहाल मामला चलते रहे, तहरीक अपना जोर पकड़ती रही और 1966 में स्टेट ऑफ पंजाब क्रिएट होगी और उसका कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ को बना दिया गया। स्टेट ऑफ पंजाब बनने के बाद भी भारत में सिखों को सेकंड क्लास सिटीजन ही रखा गया। इसके बाद मजीद कुछ ऐसे वाकयात हुए जिसकी वजह से सिखों ने यह सोचा और इस पे मजबूर हुए कि उनको एक अलग वतन ही की ज़रूरत है। 1970 और 1980 की दिहाई में खालिस्तान मूवमेंट स्टार्ट होती है जिसको लीड करते हैं जरनैल सिंह। नाज़रीन, इस बात को समझना ज़रूरी है कि जो खालिस्तान की मूवमेंट है वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये उन तमाम मजालिम का नतीजा है जो हिंदुओं ने सिख बरादरी के ऊपर किए हैं। 1984 में उस वक्त की वजीर आज़म इंदिरा गांधी ने सिखों के खिलाफ ऑपरेशन करने का फैसला किया। इस ऑपरेशन का नाम ब्लू स्टार रखा गया और अपनी आर्मी को इंदिरा गांधी ने फ्री हैंड दिया कि वो सिखों के सबसे ज़्यादा मुकद्दस मजहबी मुकाम द गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में है उसमें ऑपरेशन करे। बहाना यह बनाया गया कि वहां पे कुछ सिख टेररिस्ट मौजूद हैं। ऑफिशियल नंबर्स के मुताबिक 400 के करीब लोग वहां पे मारे गए, पर असल में यह तादाद 3000 से भी ज़्यादा थी। उसकी वजह यह है कि वहां पे सिख बरादरी मौजूद थी द गोल्डन टेम्पल के अहाते में और वो अपने मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ थी। सिखों के गोल्डन टेम्पल को टैंकों के जरिए गोलों से निशाना बनाया गया। ये दिन सिखों की तारीख का सयाह तरीन दिन था क्योंकि इस दिन उनकी शनाख्त के ऊपर हमला किया गया था। इन हमलों के बाद सिखों के दिल में नफरत इतनी फैलती है कि इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को उसके अपने ही सिख बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। इसके बाद जो होता है वो इससे भी ज़्यादा भयानक है। दिल्ली और दूसरे शहरों में हिंदू इंतहा पसंदों ने सिखों के खिलाफ राइट्स शुरू कर दिए और उसमें सिखों को जिंदा जलाया गया, उसमें सिखों के घर जलाए गए, उनकी प्रॉपर्टी और इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और 3 दिन तक दिल्ली में खून बहता रहा सिखों का। और सबसे बड़ी बात यह कि यह सब कांग्रेस की सरपरस्ती में हो रहा था। नाजरीन, जून 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश करती है जिसमें 329 लोग मारे जाते हैं। भारतीय हुकूमत बिना किसी सबूत के ये इल्ज़ाम सिख बरादरी पे और सिखों के लीडर्स पे लगा देती है जो कि कनाडा में मौजूद होते हैं। 1980 और 1990 के बीच में पंजाब के अंदर खास तौर पे नौजवानों को टारगेट किया जाता है। पुलिस इनकाउंटर्स, कस्टोडियल किलिंग्स और मिसिंग पर्सन का एक सिलसिला शुरू होता है। कई सिख एक्टिविस्ट को ट्रायल के बगैर ही कत्ल कर दिया जाता है। बहुत सारी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रिपोर्ट करती हैं कि कई फेक इनकाउंटर्स में हजारों की तादाद में सिख नौजवानों को कत्ल कर दिया गया। नाजरीन, सिखों की पॉलिटिकल डिमांड चाहे वो फेडरल ऑटोनॉमी की हो या खालिस्तान की, उसको हमेशा टेररिज्म कह के दबा दिया गया। यही काम इंडिया कश्मीर के अंदर भी करता है। इस वजह से एक पूरी नस्ल ने अपनी आइडेंटिटी और अपनी सिक्योरिटी की डिमांड शुरू कर दी। सिख बरादरी के अंदर से बहुत सारे लोगों ने यूरोप का रुख किया ताकि वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें और अपनी आवाज़ को मजीद मौसर बना सकें। वहाँ सिख बरादरी ने बहुत मेहनत की और अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी किया और यूरोप के पॉलिटिकल सिस्टम में अपनी जगह भी बनाई और वहाँ पे फिर उन्होंने अपनी खालिस्तान की तहरीक को दोबारा से रिवाइव किया और उसको कंटिन्यू किया। यूरोप में रहने वाले सिखों ने रेफरेंडम भी करवाया और खालिस्तान के हक में वोट भी दिया। मैं कुछ तफसील आपके सामने रखना चाहूँगा। दिसंबर 10, 2021 को जनेवा में रेफरेंडम होता है और उस सेंटर में 6000 से शायद सिख जो हैं वो शिरकत करते हैं। इस वोट को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स डे के दिन रखा गया। इसके अलावा मई 2022 को इटली के शहर ब्रेस्किया में
रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ, तकरीबन 40,000 के करीब सिखों ने वोट दिया। रोम में भी एक वोटिंग सेंटर बना जहां तकरीबन 17,000 सिखों ने वोट दिया। अक्टूबर 31, 2021 को बर्तानिया में, यूके में रेफरेंडम कैंपेन शुरू होती है। फर्स्ट फेज लंदन में हुआ जिसमें तकरीबन 30,000 से ज्यादा सिखों ने वोट किया और पार्टिसिपेट किया। बाद में लीड्स, ल्यूटन और दूसरे यूके शहरों में भी वोटिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरे यूरोपियन कंट्रीज और उसके बॉर्डरिंग एरियाज में भी वोटिंग सेंटर्स कायम किए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा सिख बरादरी अपने ख्यालात का इजहार कर सके। मिसाल के तौर पे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड और इसके बॉर्डर एरियाज में वोटिंग सेंटर कायम किए गए। ये रेफरेंडम्स सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट, सिख फॉर जस्टिस एसएफजे ने ऑर्गेनाइज कराए हैं और एसएफजे का कहना है कि पंजाब की रेफरेंडम कमीशन पीआरसी मॉनिटरिंग कर रहा है इन वोट्स की और इस रेफरेंडम की। ये वोट्स नॉन बाइंडिंग है। इसका मतलब ये है कि लीगली इंडिया या किसी भी गवर्नमेंट को ये इन्फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन ये वोटिंग सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए, इस मूवमेंट की अवेयरनेस के लिए थी और एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए थी कि सिख बरादरी जो है वो अपनी एक अलग रियासत का क्याम चाहते हैं, क्योंकि भारत के साथ उनका चलना मुश्किल है और बहुत सारे मुजालिम जो हैं उनकी सिख कम्युनिटी ने सहे हैं। खालिस्तान को तो आपने समझ लिया और उसके बैकग्राउंड को भी समझ लिया। आप जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को खालिस्तान के बनने से क्या फायदा हो सकता है। पहले बात करेंगे इकोनॉमिक और रिलीजियस पहलू की। आप ये जानते हैं कि ननकाना साहब करतारपुर में सिखों की एक मजहबी इबादतगाह मौजूद है, इसलिए सिखों का एक मजहबी रुझान है पाकिस्तान की तरफ और एक मजहबी लगाव है। इसके अलावा बहुत सारे जो सिख हैं वो जब पाकिस्तान आते हैं तो उनको बहुत भरपूर तरीके से वेलकम किया जाता है, तो इसलिए पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। खालिस्तान बनता है तो वो एक लैंडलॉक कंट्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अफगानिस्तान जैसे लैंडलॉक कंट्री है, इसी तरह ही खालिस्तान भी एक लैंडलॉक कंट्री होगा और उसको अपनी सारी की सारी तजारत जो है वो पाकिस्तान के थ्रू करनी भी पड़ेगी और पाकिस्तान की ज़रूरत भी होगी। दोनों कंट्रीज खालिस्तान और पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज होंगी, तो आपस में ट्रेड का भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है और दोनों मुल्कों की इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा अगर खालिस्तान ने सेंट्रल एशिया और दूसरे ममालिक तक रसाई हासिल करनी है तो पाकिस्तान की पोर्ट्स और पाकिस्तान की सरजमीन को भी यूज़ करना पड़ेगा। अब बात करते हैं मिलिट्री वाइज। तो ये सब आप जानते होंगे कि पाकिस्तान और इंडिया जो आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं वो तकरीबन 3323 किलोमीटर है। तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया से हमेशा ख़तरे में रहता है क्योंकि इंडिया एक होस्टाइल नेशन है। उसने पाकिस्तान के क़याम को कभी भी कबूल नहीं किया और आगे भी कबूल करने का कोई इरादा नहीं रखती। तो जब खालिस्तान बन जाएगा तो पाकिस्तान और इंडिया का जो आपस का बॉर्डर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा इंडिया को सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी नहीं बल्कि खालिस्तान की आर्मी को भी फेस करना पड़ेगा, तो पाकिस्तान पे प्रेशर कम होगा। इसकी वजह से जो पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा अपना डिफेंस बजट जो है वो डिप्लॉय करता है अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे, वो उसको काफ़ी हद तक कम कर सकता है। इसके अलावा पानी का मसला है वो काफ़ी हद तक हल हो सकता है। इंडिया के इलाकों से जो दरिया निकलते हैं वो पंजाब से, इंडियन साइड ऑफ पंजाब से होते हुए पाकिस्तान के पंजाब में आते हैं। मिसाल के तौर पे सतलुज है, ब्यास है, रावी, चिनाब, झेलम, ये सब दरिया कहीं ना कहीं इंडियन पंजाब से होते हुए पाकिस्तानी पंजाब में दाखिल होते हैं। तो खालिस्तान के बनने के बाद पानी का मसला काफ़ी हद तक हल हो सकता है। नाज़रीन, इंडिया के अंदर जो सिखों की तादाद है वो 2 करोड़ 10 लाख के करीब है, लेकिन सब तकरीबन सेकंड क्लास सिटीजन ही महसूस करते हैं अपने आप को। जो इंडियन सिख हैं उनमें से काफ़ी लोग जो हैं वो बाहर के मुल्कों में क़याम पज़ीर हैं और वहाँ से खालिस्तान की मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के लिए भी खालिस्तान का बनना उतना ही फ़ायदेमंद हो सकता है जितना कि खालिस्तान के लोगों के लिए हो सकता है। इंडिया का जो इलीगल ऑक्यूपेशन है कश्मीर के अंदर वो भी काफ़ी हद तक एड्रेस हो सकता है, क्योंकि जंग की हालत में पाकिस्तान जो है वो इंडिया की सप्लाई लाइन काट सकता है और जो कश्मीर है वो पूरी तरह से आज़ाद भी हो सकता है। पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी खालिस्तान के बनने के बाद, और जो 78 सालों से यूनाइटेड नेशन के चक्कर काट काट के हासिल नहीं हुआ वो खालिस्तान के बनने के बाद बड़ी आसानी से हासिल हो सकता है। इसीलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आवाम को सिख बरादरी के बिल्कुल शाना बशाना होना चाहिए और खालिस्तान की मूवमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।